घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करके नीरव घर से निकल गया और घर से कुछ दूर स्थित एक पार्क में बैठा आज हुई किटपिट के बारे में ही सोच रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि आज पार्क कुछ ज़्यादा ही वीरान लग रहा था। उसे लगा रात के 1 बज रहे हैं और घर से खराब मूड के साथ यहाँ आने की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा क्योंकि इस पार्क में तो वो कई बार आ चुका है, लेकिन आज उसे यहाँ कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे पार्क में जलते हुए बल्बों की रोशनी के पीछे से कोई उसे देख रहा हो। ऊपर से मौसम भी खराब होने लगा था। पार्क करीब आधे एकड़ में बना हुआ था और सबसे करीने लगाए हुए पेड़ पौधों की भरमार थी। पार्क की बाउंड्री वॉल के साथ एक टाइलों की पगडंडी बनाई गई थी जिस पर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से पैदल चलते थे। इसी पगडंडी के साथ जगह जगह बैठने के लिए लाल और पीले रंग के पत्थर वाले बेंच लगाए हुए थे। ज़्यादातर तो ये बेंच खुले ही थे, लेकिन कुछ बेंच पार्क के बीचों बीच बनी शेड के अंदर भी लगे थे। नीरव इन्हीं में से एक बेंच पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और हवाएं भी ज़ोरों से बहने लगी। चूँकि नीरव शेड के अंदर था इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसका मन अपने पारिवारिक कलेश के बारे में ज़्यादा चल रहा था। वो सोच रहा था कि उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो शादी करता ही नहीं तो रोज़ के इस तरह से खटपट से उसका दिमाग कम से कम चलता तो नहीं। नीरव अपने विचारों में पूरी तरह से डूबा हुआ था जब उसे एहसास हुआ कि पार्क में लगा हुआ झूला अपने आप ही हिल रहा है, मानो कोई उस पर बैठा हुआ है। उसे लगा हवा और बारिश के मिले जुले प्रयास से ऐसा हुआ होगा और उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने ही विचारों में गुम हो गया। नीरव ने अचानक महसूस किया कि एक तेज हवा का झोंका उसके बिल्कुल पास से मानो उसे छूता हुआ सा निकला हो। वो चिहुक कर इधर उधर देखने लगा। उसने महसूस किया कि पार्क के अंधेरे कोने से कोई उसे देख रहा है। वहीं उसे कुछ झाड़ियाँ भी हिलती हुई सी महसूस हो रही थी। बारिश के शोर में भी जहाँ चारों तरफ एक खास तरह का सन्नाटा और भयावह पसरा हुआ था, वहीं धीरे धीरे पार्क में जलते हुए बल्ब एक के बाद एक अपने आप बंद होते जा रहे थे और पार्क में अंधेरे का अपने आप विस्तार होता जा रहा था। धीरे धीरे पार्क के सभी बल्ब अपने आप बंद होते चले गए और सिर्फ एक बल्ब ऐसा बचा जो नीरव से कुछ ही दूरी पर था और चल रहा था। इसी बल्ब के चलने का नीरव के मन को संतोष था। बारिश के कुछ समय में खुले आसमान के नीचे चलते हुए बल्बों का खराब होकर बंद हो जाना बिल्कुल भी स्वाभाविक ही था, लेकिन पार्क में सिर्फ उस एक बल्ब के अलावा कोई और बल्ब का जलना ना बचना जो नीरव के सबसे ज़्यादा पास था, उसने उसे एक स्वाभाविक सी घटना ही मान लिया। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बार बार एहसास करवा रहे थे कि यह स्वाभाविक नहीं है। उसके विचारों पर धीरे धीरे डर पसरने लगा। बारिश अब बंद हो चुकी थी और माहौल बिल्कुल शांत और स्तब्ध सा हो गया था। बारिश की बूंदें जो पौधों और ऊंचे पेड़ों पर रुकी गई थी, वो जब गिरती तो बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर करती हुई सी प्रतीत होती। शायद नीरव का अपना जहन इतना संवेदनशील हो गया था कि उसे लगभग हर आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। और तभी नीरव का ध्यान
एकमात्र बल्ब की ओर गया जो हल्की हवा से अभी अभी हिलना शुरू हुआ था। जाने क्यों आज वो उसे अंधेरे में अपने सबसे करीबी मित्र और भाई जैसा नजर आ रहा था। और सहसा ही नीरव का ध्यान एकमात्र चल रहे बल्ब के प्रकाश के बाहर कहीं अंधेरे में चला गया। उसे अंधेरे में दो चमकदार आंखें खुद को घूरती हुई सी दिख गईं। बड़ी बड़ी गोल आंखें, उनका कुछ भाग पीलापन लिए था। नीरव के कानों के पास पसीने की दो बूंदें सरकने लगी। मन किसी अनजान आशंका और कुविचार से घिर गया। फिर भी उसने हिम्मत कर जेब से टटोल कर अपने फ़ोन को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट को ऑन कर दिया और बड़ी हिम्मत करके उस ओर भारी कदमों से बढ़ा। वो आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, उसे ही देख रहे थे। लगभग 20-30 कदम का फासला उसे मीलों जैसा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे चलता हुआ वो प्रकाश के घेरे से लगभग छोर तक पहुंच गया था। जैसे ही उसने फ्लैशलाइट उन आंखों के करीब डाली तो एक गहरे काले रंग की बिल्ली अचानक ही उसके ऊपर छलांग लगा देती है, जिससे नीरव डर कर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसका सर पीछे रखे एक गमले से टकरा जाता है और सिर से थोड़ा खून भी बहने लगता है। हालांकि चोट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, पर उससे खून निकलता देख एक कुरूप सी गीली नीरव उस बिल्ली को देखता है और कुछ हद तक उसके मन का डर अब कम हो जाता है। वो सोचता है सिर्फ बिल्ली ही तो थी, और वो आकर बेंच पर बैठ जाता है। इस सब कुछ होने और विचार करने में करीब रात के 2:30 बज चुके थे और नीरव का मन पहले से कुछ हल्का हो चुका था। वो उसी बेंच पर लेटने को होता है जब फिर उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। नीरव को लगा शायद ये उसका भ्रम है और वो उसी बेंच पर लेट गया और अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। उसका मन इसी दुविधा में लगा हुआ था कि अपने परिवार और अपनी पत्नी को कैसे पटरी पर लाया जाए। वो इसी विषय में सोच विचार करने लगा। ना जाने कब उसकी आँख लग गई और वो सो गया। दिन भर की थकान या बारिश के बाद की ठंडक जो भी हो, नीरव को बेंच पर बहुत गहरी नींद आ गई। उसे सोए हुए अभी कुछ देर ही हुए थे कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। और अचानक ही वो हाथ जो उसके बालों को सहला रहे थे, उन्होंने उसके सिर के बाल को कुछ ज़ोर से पकड़ लिए और बहुत ही ज़ोर से उसे बेंच के दूसरी तरफ घसीटने लगे। तभी उसकी आँख खुल गई और वो अपने आप को पार्क में एक तरफ को घसीटता हुआ पाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया जो उसके बालों को पकड़ रहा हो। वो जो भी था अदृश्य था। सिर में हो रहे दर्द की वजह से नीरव ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई दिख नहीं रहा तो आखिर वो अपने आप ही घसीटा चला क्यों जा रहा है। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि उसे घसीटने वाला शख्स उसे नज़र आ रहा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नीरव की पत्नी ऋतु थे। ऋतु उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। तभी नीरव उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये सुनकर ऋतु एकदम से रुक गई और उसने नीरव की तरफ नीचे देख कर कहा, तुम्हें घर आकर सब कुछ सही करना होगा, तुम्हें सब कुछ सही करना होगा नीरव।
और फिर इतना कहकर उसने एकदम से नीरव के सर को नीचे ज़मीन पर पटका। नीरव कुछ वक्त के लिए अपना होश खो बैठा। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो रितु वहाँ से गायब थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ क्या। खैर, वो वहाँ से उठा और गुस्से से अपने घर की ओर बढ़ा। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपने घर पहुँचा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और रितु को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, मगर सामने से रितु कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो चलते चलते किचन की तरफ गया और सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने रितु ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके सीने में एक चाकू घुसा हुआ था और चारों तरफ बस खून ही खून नजर आ रहा था। नीरव को अब सब कुछ समझ आ गया और उसे सब कुछ याद आ गया। आज झगड़े के दौरान रितु कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। उसने नीरव पर हाथ उठा दिया। नीरव ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने वहीं पास ही में पड़ा हुआ बड़ा सा चाकू उठाया और रितु के सीने में उतार दिया। रितु कुछ ही वक्त में मारी जा चुकी थी। नीरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वो तुरंत फ़ोन की ओर बढ़ा। उसने फ़ोन में नंबर डायल किया। सामने वाले ने नंबर उठाया और फिर नीरव ने कहा, मैं नीरव, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है, उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं। वहां गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहां जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी, सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह थी। साथ ही वहाँ अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रहे थे, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई
और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुँचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेज़ी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहाँ मैं खड़ा था तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल ज़ोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहाँ पर थर थर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ उस सफ़ेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफ़ेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था।
दरअसल वहाँ पर उसे काम मिला था। एक ज़मींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहाँ पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफ़ी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहाँ। खैर, वो काफ़ी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफ़ी चमक से रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, पुराने सोफ़े, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियाँ भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे।
उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहाँ से दूर जा पहुँचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक ज़मींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।